वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन व्यवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, यानी समझ विज्ञान के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि ये सारे प्रश्न 1 नंबर के होते हैं और स्टूडेंट हमने वही प्रश्न चूज किए हैं जो पिछले गत वर्षों में या पिछले सालों में लगातार आ रहे हैं। उन सारे पेपरों को देखने के बाद हमने 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने चूज़ किया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। 50 क्वेश्चन हैं तो वीडियो लंबा होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप अपनी कॉपी ले लें, जैसे जैसे मैं प्रश्नों को बताऊंगा तो आप उसको नोट करते रहें, या आप अगर सिर्फ देखना ही चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, और या 2 या 3 बार देखेंगे तो मैं समझता हूँ आपको कि 50 क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। स्टूडेंट, हमारा जो टारगेट है वो आपके 100% मार्क्स अचीव का है, तो आप इसके लिए आप भी कार्य करेंगे, आप भी 100% मार्क्स के लिए ही प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मार्टिन लूथर किंग का है। ठीक है, जब वो जो मुद्रण के प्रति वो बहुत कृतज्ञ थे तो उन्होंने इसको कहा कि ये क्या है? ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। तो किसकी ईश्वर की सबसे बड़ी देन क्या माना उन्होंने? मार्टिन लूथर किंग ने मुद्रण को माना। ये 2 तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो आप अगर चाहे ऐसे भी आए कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये किसका कथन है? तो ये मार्टिन लूथर किंग का कथन है। वैसे आए ऐसे ही रहा है ये, या कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मार्टिन लूथर किंग किसको ईश्वर की सबसे बड़ी देन कहते थे? तो तब आंसर आएगा मुद्रण को। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से समझेंगे, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इनका नाम क्या था? पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये द जंगल बुक है वो क्या है? कहानी का एक संग्रह है। तो आप इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, कि जंगल बुक किसने लिखी? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। द जंगल बुक क्या है? कहानियों का एक संग्रह है। कौन से लेखक थे? अंग्रेजी लेखक थे। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादक, यहाँ पे सिर्फ 2 राज्य पूछे हैं, 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, लेकिन मैंने 2 से ज़्यादा दे रखे, मैंने यहाँ 4 दे रखे। बाय द वे यहाँ पे 2 की जगह 4 आए या 3 आए तो आप उसको भी कर सकें। ठीक है, तो जो अगर सिर्फ 2 आए तो आप गुजरात और महाराष्ट्र लिखेंगे, अगर 3 आए तो तेलंगाना और 4 आए तो आंध्र प्रदेश लिखेंगे। ठीक है, तो यानी जो 2 प्रमुख राज्यों के नाम क्या हैं? गुजरात और महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। जल पुनर्भरण के 2 माध्यमों के नाम लिखिए, यानी जिनमें हम दोबारा से जल भर के पृथ्वी को रिचार्ज कर सकते हैं। तो क्या है? पहला है बेकार पड़े कुएं, यानी वो कुएं जिनसे अब पानी नहीं निकलता है। पहले तो हमने कुआं खोदा और उससे पानी निकाला, लेकिन अब वो सूख चुका है तो हम उसको जल पुनर्भरण के लिए कार्य इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, बंद पड़े नलकूप या हैंडपंपों द्वारा। ठीक है, तो अगर 2 माध्यम आए तो आप इन दोनों को लिखेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, आपने नोट भी कर रहे होंगे या कर लिया होगा। अगर मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें। ठीक है, नोट करें, ये 2 या 3 बार जैसे मैं शुरू में कह चुका सुनाएं, या स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। अभ्रक धात्विक खनिज है या अधात्विक? ठीक है, ये प्रश्न भी अक्सर आया है, काफ़ी बार आ रखा है। तो अभ्रक क्या है? अभ्रक अधात्विक खनिज है। ठीक है, अधात्विक खनिज क्या होती हैं? अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे अभ्रक के अलावा क्या है? चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये तीनों क्या हैं? ये खनिज हैं लेकिन अधात्विक हैं। तो आप इनको नोट कर लें। इसमें तो सिर्फ अभ्रक ही पूछा है, या अगर कभी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 या 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे?
चूना पत्थर और अभ्रक लिखेंगे। 3 आएगा तो आप जिप्सम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि ऊर्जा के स्रोत कितने हैं। तो ऊर्जा के केवल क्या है, 2 ही स्रोत हैं। ठीक है, आप इतने में लिखेंगे कि 2 स्रोत हैं, और पहला क्या है, नवीकरणीय या रिन्यूएबल, और दूसरा अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो ऊर्जा के 2 स्रोतों के नाम आप लिख लेंगे। चलिए, आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 समझ लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के 2 राष्ट्रीय दलों के नामों का उल्लेख कीजिए। 2 राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रति व्यक्ति आय और एक राष्ट्रीय आय। ये राष्ट्रीय आय भी हमने ले रखा है, हमने उन क्रम में ले रखा है कि जो प्रश्न जितने बार ज़्यादा आ रखा है हमने उनको पहले ले रखा है, जो ज़रा कम बार आ रखा तो उसको लास्ट में ले रखा है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है, आप देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जब किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद, मैं साफ कर लेता हूँ, उत्पाद को उस देश की उस वर्ष की मध्यावधि तिथि की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यह हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की मौद्रिक जानकारी देती है। यानी सरल शब्दों में कहें तो एक वर्ष में देश ने कितने पैसे कमाए, चाहे वो विदेशी व्यापार से कमाए या टैक्स से कमाए या जैसे जैसे भी देश ने पैसे कमाए, धन अर्जित किया, तो उसको उस देश की जनसंख्या के हिसाब से विभाजित कर लेते हैं। माना बात, देश ने 100 रुपये कमाए और उस देश की जनसंख्या 10 है। ठीक है, तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या हुई, 10 रुपये हुई। ठीक है, यानी पूरे देश ने 100 रुपये कमाए और उस देश की जो जनसंख्या, मध्यावधि की जो जनसंख्या 10 थी, तो उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो होगी 10 रुपये। ठीक है, तो खैर 100 तो नहीं होने वाली या 10वीं जनसंख्या नहीं होने वाली, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको, तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे, याद कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। जिला स्तर पर गठित होने वाली आपदा प्रबंधन समिति के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। यहाँ पे सिर्फ 2 सदस्यों के नाम लिखें, लेकिन मैंने अध्यक्ष का नाम भी दे रखा है। कई बार आ रहा है कि जिला स्तर पर गठित होने वाली आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का नाम लिखिए, तो ये आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन तो सदस्यों को लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने अध्यक्ष भी बता रखा है कि जिला प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर या जिलाधीश होता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जिनको हम शॉर्टकट में डीएम कह देते हैं, समझ रहे हैं। तो जिला कलेक्टर या जिलाधीश अध्यक्ष होता है। जो अन्य सदस्य होते हैं, यहाँ पे 2 सदस्य पूछे हैं, तो ये तहसीलदार उनमें सदस्य होता है, अग्निशमन विभाग के प्रमुख उसके सदस्य होते हैं, नगर सुरक्षा प्रमुख और आदि उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में जो बड़ा इसलिए हो रखा है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रश्न हैं, यानी आप देखेंगे तो चूज तो हमने 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो 75 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? किस नगरी के नाम से? इस्पात नगरी के नाम से। तो इस्पात नगरी के नाम से किसी को जाना जाता है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, समझ रहे हैं कि झारखंड के जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी के रूप में जाना जाता है। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसमें भी 2 प्रश्न ले रखे हमने। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा एक नहीं आने वाला है, इसमें हमने 2 प्रश्न ले रखे, एक प्रश्न यहाँ तक हुआ और एक प्रश्न यहाँ से अलग सा है। ठीक है, तो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने। अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है तो आंसर ये हो गया। ठीक है, इस प्रेस से छपने वाली प्रथम पुस्तक का नाम लिखिए। अब इन्होंने तो प्रेस का आविष्कार कर लिया, लेकिन उसमें कौन सी पुस्तक छपी? तो कौन सी पुस्तक छपी? बाइबिल। उन्होंने पहली पुस्तक बाइबिल छापी। ठीक है, लेकिन उस पुस्तक को हम किस नाम से जानते हैं? उस पुस्तक को हम गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी काफ़ी प्रश्न हो जाते हैं कि जोहान्स गुटेनबर्ग ने पहली, अगर प्रश्न इस प्रकार आए कि जोहान्स गुटेनबर्ग ने
पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया था? तो कब किया था? 1450 में, 1450 के अंत में, के दशक के अंत में किया था। ठीक है, के दशक के अंत में उन्होंने पहला किया था। किस वर्ष उन्होंने उस अपनी जो छापा मशीन है उसमें किस वर्ष पहली पुस्तक छापी? तो 1456 में छापी। ठीक है, तो इसमें भी 3 या 4 प्रश्न हो जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि पहला प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया। कब किया? तो 1450 के दशक के अंत में किया। पहली पुस्तक कौन सी थी? तो बाइबिल थी, और जिसको कि गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से जाना जाता है। ये गुटेनबर्ग बाइबिल कब छपी? तो ये 1456 में जर्मनी में छपी। ठीक है, तो ये इसमें 3 या 4 प्रश्न हो जाते हैं। आप, आई होप कि आपने ये सारे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, विकल्प भी आ सकते हैं। ठीक है, ये विकल्प में भी यूज हो सकता है, तो आप उस प्रकार से भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। खरीफ की 2 फसलों के नाम बताइए। तो खरीफ की सिर्फ आपको 2 फसल बतानी, लेकिन मैंने यहाँ बहुत सारी फसलें बता दी। अगर सिर्फ 2 आ रखा है तो आप सिर्फ धान और मक्का लिख लेंगे, सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। लेकिन अगर बाई द वे 2 की जगह 4 आ गया, ठीक है, तो इसलिए आप सब नोट करेंगे। धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर आदि क्या है, सन, कपास आदि खरीफ की फसल हैं। तो आप कम से कम 4 या 5 इसमें से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर सारे नहीं भी करने हैं तो 4 या 5 नोट कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर 2 आ रखा तो फिर आप सिर्फ 2 ही लिखेंगे, धान और मक्का लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। उस खनिज का नाम लिखिए जो एल्युमिनियम प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है, यानी किस खनिज से एल्युमिनियम बनता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित 2 उद्योग क्या है? कपड़ा और कागज। ठीक है, लेकिन जैसे मैं पहले बताया कि 2 की जगह अगर 4 आया तो आप क्या लिखेंगे? कपड़ा, कागज, चीनी और वनस्पति तेल। ठीक है, ये 4 हो गए हैं, समझ रहे? तो आप उस चारों को नोट करेंगे, चारों को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है? यानी नारीवादी आंदोलन को से आप क्या समझते हैं? तो नारीवादी आंदोलन से हम क्या समझते हैं? महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग, उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, यानी जिस आंदोलन में उनकी राजनीतिक, वैधानिक, शिक्षा, रोजगार और जो व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को बराबरी या बढ़ाने की मांग की जाती, तो उस आंदोलन को हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वैसे हमने ऊपर ले लिया था, लेकिन फिर भी जिला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिलाधिकारी होते हैं। वहाँ मैंने जिलाधीश या जिला कलेक्टर लिखा था, तो ये भी उसमें शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS से क्या अभिप्राय है? यानी जो NSS है उससे क्या अभिप्राय है? तो NSS क्या है कि राष्ट्रीय सेवा योजना या NSS भारत सरकार युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। ठीक है, स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं की व्यक्तिगत व चरित्र का विकास करना इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। सेवा के माध्यम से शिक्षा, यह NSS का उद्देश्य है। तो आप अगर ये प्रश्न आता है तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप 1 नंबर में लिख सकते हैं, और अगर माना बात लघु उत्तरी आए तो आप इसमें थोड़े से और बढ़ा के आप वहाँ भी आपका काम आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। जो नवीकरणीय संसाधन हैं वो क्या हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, यानी जो रिन्यूएबल हैं, जो एनर्जी रिन्यूएबल हो जाती है उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यानी जैसे सूरज है, कभी ख़त्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, ये चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जा किसको कहेंगे हम? तो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? ये एक बार जले तो ख़त्म।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपने समझ लिया और आपने नोट भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19, श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी भारत में? 1970 में शुरू हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति क्या थी? दूध के लिए थी, ठीक है, डेयरी विकास के लिए थी, ठीक है। ये कब शुरू हुई थी श्वेत क्रांति? तो 1970 में हुई थी। किसके नेतृत्व में ये सारा प्रोग्राम चला? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ये प्रोग्राम चला। श्वेत क्रांति को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें भी 2-3 प्रश्न हो गए हैं, तो आप तीनों चीज़ें देखेंगे कि श्वेत क्रांति को दूसरा किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति के जो नेतृत्व करता या जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ये कब शुरू हुआ? तो 1970 में शुरू हुआ। ये किसके लिए था? श्वेत क्रांति किसके लिए थी? तो डेयरी विकास या दुग्ध के लिए थी, दूध के लिए थी, ठीक है। तो ये 3-4 प्रश्न हो गए, आप इनको भी ऐसे भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एलपीजी और सीएनजी के पूरे नाम लिखिए। तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, और सीएनजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो यानी एलपीजी को हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहेंगे। तो आप इनको भी नोट कर लेंगे, समझ रहे? एलपीजी और सीएनजी को भी आप नोट करेंगे। लिक्विफाइड बोलेंगे उसको, हैं, लिक्विड नहीं बोलेंगे, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत में गरीबी उन्मूलन के 2 उपाय सुझाइए। जो गरीबी उन्मूलन है वो कैसे हो गया? पहले तो हमको जनसंख्या वृद्धि पर अगर हम नियंत्रण करते हैं और रोजगार के अवसर में हम वृद्धि करते हैं। एक ये भी हो सकता है कि अगर जो हम घरेलू कुटीर लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा दें तो कहीं ना कहीं गरीबी से हम निजात पा सकते हैं, गरीबी उन्मूलन हो सकता है, ठीक है। तो आपने 21 क्वेश्चन नोट कर लिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपने 21 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। न केवल आपकी बल्कि आपके मित्रों की भी 100% मार्क्स आनी चाहिए, हमारा ये लक्ष्य है, ठीक है। 100%, 100/100 का ही हमारा लक्ष्य होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूचना का अधिकार, या इसको शॉर्ट में आरटीआई कहते हैं, ठीक है। सूचना के अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम या आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, यानी जो न्यूनतम फीस है उसको चुका के कोई भी आदमी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। जो मतलब इस अधिनियम में जो सूचनाएं कही गई हैं कि ये वाली मिल सकती हैं तो उन सूचनाओं को वो प्राप्त कर सकता है। तो इसमें एक प्रश्न तो ये हुआ। एक प्रश्न ये होता है कि आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीआई की फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन है। आरटीआई अधिनियम कब शुरू हुआ? तो आरटीआई अधिनियम 2005 में शुरू हुआ। तो आप इसको भी नोट करेंगे, समझ रहे हैं? आप सिर्फ इसी को ही नोट नहीं करेंगे, आप ये भी नोट करेंगे आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये भी आ सकता है, तो आप इसमें लिखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये भी आ सकता है आरटीआई अधिनियम कब अमल में आया, कब उसकी शुरुआत हुई? तो उसकी शुरुआत 2005 में हुई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, यानी आपको जो शिशु मृत्यु दर है उसको परिभाषित करना है। तो भारत में क्या है कि शिशु मृत्यु दर तब होती है जब कोई बच्चा अपने पहले जन्मदिन यानी 1 वर्ष से पहले ही वो मर जाता है, समझ रहे हैं? हम उसको शिशु मृत्यु दर कहेंगे, यानी कोई अपने पहले जन्मदिन मनाने से पहले या 1 वर्ष पहले से ही मर जाता है। प्रति 1000 जीवित बच्चों जन्म पर शिशु मृत्यु की संख्या को शिशु मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। यानी माना बात 1000 बच्चों ने जन्म लिया पूरे देश में और उसमें से 1 या 4 बच्चे एक्सपायर हो गए, तो हम कहेंगे कि हमारी जो शिशु मृत्यु दर है वो 4 है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये है प्रति 1000 बच्चों पे ये लिया जाता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। भारत में सूती वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की? इसमें भी 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न दिया है कि भारत में सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई,
और दूसरा प्रश्न आ सकता है कि भारत में सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई। ठीक है, तो भारत में जो सूती या पहली कपड़ा मिल, कभी सूती वस्त्र आएगा कभी कपड़ा मिल आ सकता है। कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में, उस समय का बम्बई और अब मुंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे अच्छे लोकतंत्र है, कई बार सिर्फ लोकतंत्र है, समझ रहे हैं। तो एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें नागरिक भागीदारी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और एक मजबूत नागरिक समाज होना चाहिए। अच्छा लोकतंत्र हम उसको कहेंगे जिसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं। इसमें तो परिभाषा आ रखी, कई बार आ जाती है कि अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, ये लघु उत्तरीय आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको नंबर 1 नंबर 2 करके लिख सकते हैं कि नंबर 1 नागरिक भागीदारी, आप डैश करके लिखें कि अच्छे लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी रहती है। ठीक है, नंबर 2 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अच्छे लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ऐसे आप नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 करके लिखेंगे तो आपका ये अति लघु उत्तरीय के बजाय लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है। तो अभी हमने शुरू में प्रति व्यक्ति आय के बारे में चर्चा की थी, तो अब हम राष्ट्रीय आय देखते थे कि किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आमदनी का जोड़ राष्ट्रीय आय है। ठीक है, इन सबको, और प्रति व्यक्ति आय क्या है, इन सबको जितना मैं माना बात मैंने उस समय बताया था कि अगर मानो इनसे हमको 100 रुपये मिले, ठीक है, इन सब का योग 100 रुपये हुआ और उस देश की जनसंख्या 10 हुई, तो उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो क्या होगी, रुपये 10 होगी, और राष्ट्रीय आय क्या होगी, रुपये 100 होगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। आपदा का अर्थ बताइए। आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित, सिर्फ आपदा प्राकृतिक ही नहीं होती है, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना, घटना या लापरवाही से जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है, आपदा कहलाती है। ठीक है, तो ये भी आप परिभाषा नोट कर लेंगे। अब लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। अगर आपको लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी थी। अगर आप उसको बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपने पूरे 28 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और आप 100% मार्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन की परिभाषा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। HDI का फुल फॉर्म बताएं आप, कि पूरा नाम बताना है। तो HDI का क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लीजिए आप। NSS सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है। तो जो NSS, अभी हमने NSS का एक प्रश्न ले लिया था, तो NSS का जो दूसरा प्रश्न है कि NSS यानी राष्ट्रीय सेवा योजना का जो आदर्श वाक्य है, मैं नहीं आप, या इंग्लिश में लिखेंगे नॉट मी बट यू। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन आपने समझ लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 31 तक पहुंच गए हैं, यदि भी मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर अभी तक भी नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में कायदे कानून द्वारा शासन देखने को मिलता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। ठीक है, आप एक शब्द में लिखेंगे तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरा लिखें। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कायदे कानून द्वारा शासन देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है, यानी जो कायदे कानून हैं वो सिर्फ जनता ही नहीं मानेगी बल्कि जो शासक वर्ग है उसको भी ये मानना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32 कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NSS
का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो एनएसएस यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कोर का उद्देश्य युवा नागरिकों में अनुशासन, चरित्र, भाईचारा, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक लिखा था, लेकिन आपने कहीं नोट कर लिए। अनुशासन एक आदर्श हो गया, एक उद्देश्य हो गया, चरित्र दूसरा उद्देश्य, भाईचारा, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा। ठीक है, आप इन सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा उद्देश्य आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आपका तात्पर्य क्या है? यानी ये भी आ सकते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे तात्पर्य है, तो कई बार ये आता है कि आप क्या समझते हैं, तो हम इससे क्या समझते हैं। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी वयस्क, यानी वयस्क किसको मानते हैं हमारे संविधान में, जो भी बच्चा 18 साल से ऊपर हो चुका होता है उसको हम वयस्क मान लेते हैं। जैसे वो 18 साल क्रॉस कर लेता है या 18 साल होते हैं या 18 साल क्रॉस कर लेता है तो हम उसको वयस्क मान लेते हैं। तो इस प्रकार का जो नागरिक है, 18 वर्ष या 18 से अधिक आयु का जो भी नागरिक है, वो बिना किसी भेदभाव के उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो, तो इसको हम वयस्क मताधिकार कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू हुई थी? तो राष्ट्रीय सेवा योजना 1969 में शुरू हुई थी। कितने विद्यालयों से शुरू हुई थी? तो ये 37 विश्वविद्यालयों से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना जब शुरू हुई थी तो उसमें कितने स्वयंसेवक शामिल थे? तो लगभग 40,000 शामिल थे। ठीक है, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन कब शुरू हुई, तो आप इतने तक लिखेंगे। ठीक है, कितने विश्वविद्यालयों के साथ शुरू हुई? तो 37 विश्वविद्यालयों के साथ शुरू हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना में जब शुरू हुई थी तो कितने स्वयंसेवक थे? तो लगभग 40,000 स्वयंसेवक शामिल थे। ठीक है, तो आप इन तीनों को ही नोट कर लेंगे, ये भी और ये भी। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। रबी तथा खरीफ की एक एक फसल का नाम लिखिए। आपको सिर्फ एक एक, अगर यही प्रश्न आए तो आपको एक एक ही लिखनी है। रबी की फसल लिखो और एक लिखो, खरीफ की फसल लिखो, एक लिखो। लेकिन अगर बाय द वे एक से ज़्यादा आ रखा है या लघुत्तरी में आ रखा है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं। तो रबी की अगर एक एक आ रखा है तो आप लिखो रबी की फसल में गेहूँ, खरीफ की फसल में चावल, बस खत्म। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा आ रखा है तो गेहूँ, आलू, मटर, चना, अलसी इत्यादि, या खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, सोयाबीन आदि ये सब आते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप पूरा नोट करेंगे, आप सिर्फ एक एक की नोट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, जिससे कि आपको लघुत्तरी में भी काम आए। क्वेश्चन नंबर 36, रैट होल खनन से क्या अभिप्राय है? जो रैट होल माइनिंग है ये कोयला खनन की एक विधि है। जब तक मशीनें नहीं थी तो आदमी क्या करता था, सिर्फ एक ही आदमी वहाँ अंदर जाता था, ठीक गुफा जैसे बनाता था और वहाँ पे वो खोदता था और उसको वहाँ से वो कोयला को बाहर पहुँचाता था। ठीक है, यानी रैट से आप समझते हैं चूहों के जैसा। आपने चूहों का बिल देखा होगा तो उसने बिल्कुल उतना ही बनाया रहता है जितने में वो अंदर घुस सकता है, बहुत चौड़ा नहीं बनाता है, समझ रहे। तो रैट होल माइनिंग कोयला खनन की एक विधि है जिसमें जमीन में संकीर्ण ऊर्ध्वाधर गड्ढे खोदना शामिल है, जो आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चौड़ा होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो ये रैट होल माइनिंग ये हुई। कभी रैट होल खनन आता है, कभी रैट होल माइनिंग आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। शहरीकरण किसे कहते हैं? आखिर जो शहरीकरण है वो क्या है? ये लघुत्तरी में भी आता है। शहरीकरण का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की आवाजाही से है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी एवं समाज का इस परिवर्तन के साथ अनुकूलन से है। यानी गांव में कम और शहर में कहीं पे एक जगह पे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई तो धीरे धीरे और वहाँ पे सुविधाएं जुटनी शुरू हो गई तो वो शहरीकरण हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे शहर निर्माण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो कपास और जूट, ये 2 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। 2 लौह अयस्कों के नाम लिखिए। ठीक है, वैसे लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कई बार आता है कि लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है तो आप सिर्फ 2 लिखिए। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लिखिए। लेकिन जब आएगा कि लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए,
ये लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर लिखेंगे आप कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और फिर आप पूरे लिखेंगे, समझ रहे हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये पूरे 4 के 4 आप लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एनडीआरएफ का विस्तारित नाम लिखिए, यानी आपको एनडीआरएफ की फुल फॉर्म लिखनी है। तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। और जो ये कहाँ है, ये तो नेशनल की है, जैसे यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय या नेशनल। तो स्टेट की क्या होती है, एसडीआरएफ क्या होती है, एसडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट में बताएंगे। नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप एक बार आप स्वयं से ढूंढेंगे और बताएंगे, और कमेंट सेक्शन में इस बात को आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। भारत के 2 मुख्य चाय उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। आपको इसमें 2 लिखा है तो आप सिर्फ 2 लिखेंगे, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन अगर प्रमुख लिखा है तो आप असम लिखिए, पश्चिम बंगाल लिखिए, तमिलनाडु लिखिए, केरल लिखिए, ये हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। भारत में लौह अयस्क की 2 पेटियों के नाम लिखिए। तो हमारे पास जो लौह अयस्क की 2 पेटी हैं, उड़ीसा में झारखंड पेटी और दुर्ग में बस्तर और चांदपुर पेटी। ठीक है, तो ये जो 2 लौह अयस्क पेटियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है और यह कहाँ स्थित है। तो इसमें भी 2 प्रश्न हो गए। तो खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये मैंने यहीं तक लिखना है, अगर यहीं तक आए तो और यह कहाँ है, कई बार आता है कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, तो खेतड़ी राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसमें भी आपके 2 प्रश्न हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण, इसमें भी मैंने 2 प्रश्न ले लिए हैं। ठीक है, एनसीसी की फुल फॉर्म और एनएसएस की फुल फॉर्म। ठीक है, कई बार एनसीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है और कई बार एनएसएस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ दोनों ही ले लिए हैं। तो एनसीसी की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर या और एनएसएस की नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, तो एनसीसी की क्या है, नेशनल कैडेट कोर, और एनएसएस की नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, तो आप इसको, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क करके, यानी 50 में भी ये इंपॉर्टेंट है जी। 50 क्वेश्चन है, इनमें भी ये महत्वपूर्ण है। वैसे सारे के सारे 50 महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। आप एनसीसी लिखते हैं, नेशनल लिखते हैं, और उसके बाद एनसीसीआर रखा होता है और लास्ट में इसको लिख रहे होते हैं, या एनएसएस आ रहा होता है, आप नेशनल ये लिख रहे होते हैं, लास्ट में ये लिख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है और मार्क्स कट जाती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेंगे। जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं क्या है, तो पहली विशेषता है इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। जलोढ़ मृदा की आप विशेषताएं लिख रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना पर्याप्त मात्रा में होता है, यानी अधिक मात्रा में होता है ये। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, यानी ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है। यानी पोटास ज़्यादा होता है, फास्फोरस ज़्यादा होता है, फास्फोरिक अम्ल ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन ये जैविक पदार्थ कम होते हैं। ठीक है, तो ये जलोढ़ मृदा की विशेषताएं हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है एक्चुअल में। ठीक है, ये हमने पहले भी एक बार देख लिए कि नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण लिखिए। इसकी जगह आप अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बताएंगे, और ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन आप ये कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे, तो जिससे मुझे पता लग जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 46 डालेंगे। ठीक है, अब और उसकी जगह आप अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपको पहले क्वेश्चन नंबर डालिए और फिर आगे डैश करके आप लिखिए। ठीक है, और ये आप कमेंट में बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप क्वेश्चन नंबर 46 तक पहुंच गए हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है? तो ये गृह मंत्रालय उत्तरदायी होता है। और बाढ़ राहत के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है? सूखा राहत के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है? कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं पता है क्वेश्चन पूछेंगे, मैं वहां बताऊंगा। ठीक है, तो आपके 3 प्रश्न हो जाएंगे फिर कि नाभिकीय आपदा के लिए हो गया 1, बाढ़ राहत के लिए हो गया 2, सूखा राहत के लिए हो गया 3। ठीक है, तो इन सब के लिए भी ये 3 क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, नहीं पता तो आप कमेंट में पूछेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें सब लोगों को पता नहीं होती है। ठीक है, तो आप कमेंट पूछेंगे, मैं वहाँ भी बता दूंगा आपको। और पहले तो आप फाइंड आउट करेंगे और आप स्वयं टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वार्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ? तो जो वार्नाकुलर एक्ट पारित हुआ 1878 में पारित हुआ। उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? वो लिटन थे। ठीक है, समझ रहे? तो ये वार्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित था? ये प्रेस से संबंधित था। तो ये भी आपके 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन कि कब पारित हुआ? तो 1878 में पारित हुआ। जब वार्नाकुलर एक्ट पारित हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? तो लिटन था। ठीक है, वार्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित था? तो वार्नाकुलर एक्ट प्रेस से संबंधित था। तो आपके ये 3 प्रश्न हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत, और उसके बाद अमेरिका। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 भारत और नंबर 2 अमेरिका। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। तो यानी इस प्रश्न में भी 2 प्रश्न छुपे हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये यूएनडीपी की फुल फॉर्म थी। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन नहीं, 49 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, 49 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर आप उनके टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो हमने टोटल 75 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन किए। यानी जैसे इसी प्रश्न में थे तो 2 प्रश्न छुपे हुए थे। अगर आपने सारे वीडियो को ध्यान से देखा, जितने प्रश्न मैंने पूछे वो सारे प्रश्नों को आप देखेंगे तो टोटल 75 प्लस प्रश्न होंगे। तो आई होप कि आपने ये सारे प्रश्न अच्छे से समझे। अगर आपने अच्छे से समझ दिए हैं सारे प्रश्न और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके साथ साथ उनकी भी 100% मार्क्स आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आने वाली जो आगामी बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें आप अवश्य 100% मार्क्स अचीव करें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।